अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल के विभिन्न हानिकारक कीट और रोगों के नियंत्रण पर विशेष जानकारी भाग 2। अधिक उत्पादन हेतु टिश्यू कल्चर पौधे से केले की रोपाई पर जानकारी। धान की फसल में कीट एवं रोगों के प्रबंधन के क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों से होने वाले नुकसान के बारे में जाना। आज हम आपको इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए धान में लगने वाले कीट एवं रोगों की पहचान पर जानकारी देंगे, जो कि प्रस्तुत है आज के विशेष अंश में। अब आप धान की फसल में लगने वाले मुख्य कीट एवं रोग के बारे में जानेंगे। धान में लगने वाले कीटों की संख्या लगभग 200 से भी अधिक है, परंतु विभिन्न क्षेत्र एवं जलवायु में कुछ ही कीट फसल को आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं ये कीट कौन कौन से हैं और किस तरह से धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तना छेदक कीट। इस कीट को धड़ छेदक एवं व्हाइट ईयर या सफेद बाली कीट के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट पौधों के संपूर्ण बढ़वार अवधि में नुकसान पहुंचाता है, परंतु मुख्य रूप से पौधशाला एवं कल्ले निकलने की अवस्था में ये कीट ज्यादा नुकसान करते हैं। मादा कीट गहरे भूरे रंग की, आगे के पंख पीलापन लिए हुए, जिस पर काले काले गोल गोल धब्बे पाए जाते हैं। इस कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं जैसे अंडे, इल्ली, प्यूपा एवं पतंगा अवस्था होती है। एक मादा कीट तकरीबन 100 से 200 अंडे पत्ते के ऊपरी भाग पर गुच्छे में देती है और ऐसे अंडों के हर एक गुच्छे में 50 से 80 अंडे होते हैं। ये अंडे मादा कीड़े के बालों के गुच्छे के पीले भूरे बालों से ढके रहते हैं। ये अंडे 5 से 9 दिन में फूटते हैं। तत्पश्चात गिडार पत्तियों से नीचे आते हैं तथा तने के निचले भाग में सुराख बनाकर अंदर घुस जाते हैं और अंदर के भाग को खाते रहते हैं, जिससे मध्य सिरा सूख जाता है और पौधा बाली धारण करने के योग्य नहीं रह जाता। ऐसे पौधों को हम मृत शिरा या डेड हर्ट कहते हैं। ऐसे तनों को खींचने पर तना आसानी से बाहर आ जाता है। यदि ग्रसित तने को चीर कर देखें तो अंदर इल्लियां दिखाई पड़ती हैं। यह कीट लगभग 40 दिनों तक इल्ली अवस्था में रहकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। धान में बाली बनते समय पुनः इल्ली तने के मध्य भाग के पास छिद्र कर देती है और अंदर के भाग को खाती रहती है, जिससे निकलने वाली बाली सफेद हो जाती है, जिसे हम सफेद बाली कहते हैं। इस बाली के सभी दाने खोखले होते हैं और दाने नहीं बनते हैं।
पत्ती लपेटक कीट या पत्ती मोड़क कीट। धान के खेत में यह कीट बहुत अधिक संख्या में देखा जाता है। इस कीट से ग्रसित फसल को दूर से देखने पर फसल सफेद चूने से पुताई किया हुआ सा दिखाई पड़े तो स्पष्ट होता है कि खेत में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके वयस्क मादा पतंगा पीले हरे से भूरे रंग तथा पंखों पर एक धारी बनी हुई दिखाई देती है। यह कीट पत्तियों पर एक एक करके तकरीबन 300 अंडे देती है। अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं। 4 से 7 दिन में निकले अंडे से सूड़ी पत्ती के दोनों किनारों को पकड़कर मोड़ देती है और अंदर रहकर पत्तियों के हरितमा को खाती रहती है, जिसके कारण पत्तियां सफेद झिल्लीदार मुड़ी हुई हालत में ही सूख जाती हैं। यह 15 से 25 दिन तक लार्वा अवस्था में रहकर फिर प्यूपा अवस्था में जाकर पुनः 6 से 8 दिन में वयस्क में परिवर्तित हो जाता है और पूरा जीवन चक्र 25 से 35 दिन में पूर्ण हो जाता है। भूरा फुदका कीट एवं सफेद फुदका। यह कीट फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों के लिए बहुत सरदर्द बना हुआ है। यह कीट भूरे एवं सफेद रंग का होता है। यह दोनों धान के लिए सबसे हानिकारक कीट बन गए हैं। यह कीट तने से चिपककर जल सतह से ऊपर एवं निचले कल्ले पर समूह बनाकर रहते हैं। धान की पुष्पण अवस्था से पहले यह कीट वयस्क में परिवर्तित होकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह पौधे के कल्ले से रस चूसता है, जिसकी वजह से कल्ले पीले होकर गुच्छे में सूखने लगते हैं। इसे हॉपर बर्न कहा जाता है। इनके प्रकोप से पूरा धान का पौधा सूख जाता है। वैसे तो इनका प्रकोप कभी भी हो सकता है, लेकिन अगस्त सितंबर में सफेद पीठ वाले फुदके तथा सितंबर से अक्टूबर में भूरे फुदके की संख्या बढ़ जाती है। इनकी मादा कीट लगभग 750 अंडे दे सकती है, जिसका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। धान का गंधी बग कीट। धान की फसल में फूल लगने के समय या उसके बाद दाना बनने के समय इस कीट का प्रकोप हो जाता है। इसकी वयस्क हल्की पीलापन लिए होती है। इनका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। शिशु और प्रौढ़ दोनों ही धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी मादा कीट पीले हरे रंग की होती है। मादा कीट पत्तियों के मध्य सिरा के पास पुष्पण से लेकर बीज बनने की अवस्था तक की फसल के ऊपर दिखाई पड़ती है तथा बालियों पर लगे दानों को दुग्धा अवस्था में अंदर के भाग से रस चूसकर खोखला कर सुखा देती हैं, जिसके कारण पैदावार में बहुत कमी हो जाती है। जिस खेत में इस कीट का प्रकोप होता है, उस खेत से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है, जिससे पता चलता है कि गंधी बग कीट का प्रकोप हुआ है। केशवर्म। वयस्क कीट सफेद पंख वाला छोटे कद का पतंगा होता है तथा इल्ली एवं सुड़िया हल्की रंग की होती है। इसका रंग नारंगी होता है। इल्लियां एवं सुड़ियां पत्ती को कागज की तरह बाहरी परत को छोड़कर पत्ती के उत्तक के हिस्से को कुतरकर अलग कर देती हैं। पत्ती के नुकसान के लक्षण के तौर पर सीढ़ी की तरह घिरे हुए हरे पदार्थ की इकहरी एक सी लाइनें नजर आती हैं। ये इल्लियां एवं सुड़ियां
अपने आप को पत्तियों के आगे के कटे हुए सिरों एवं नोकों के अंदर लपेट लेती हैं। सैनिक कीट। इस कीट की सुंडी हानिकारक होती है, जो हरे गुलाबी रंग की होती है। पौधों की पत्तियों को पूरी तरह खा जाती है। तथा यदि पौधे में बालियां लगी हों, तो उस पर चढ़कर बालियों को काट देती है। इसकी सुंडियां कल्लों में या पौधों की जड़ों के पास दिन में छिपी रहती हैं, तथा रात्रि के समय निकलकर पौधे के विभिन्न भागों को काटती हैं। अक्सर ये कीट बहुत अधिक संख्या में खेत में आते हैं और बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। गॉल मिर्च पौधशाला एवं कल्ले की अवस्था में लगने वाला एक और कीट है गॉल मिर्च या सांढा कीट। इसे गगई कीट के नाम से भी जानते हैं। यह मच्छर प्रजाति के अंतर्गत आता है और इसकी मादा गहरे लाल रंग की होती है। मादा कीट पत्तियों के ऊपरी भाग पर एक एक करके 100 से 300 अंडे देती है। छोटे मैगेट तने के अंदर जाकर पूर्ण जीवन चक्र विकसित कर नुकसान पहुंचाते हैं। इस तने को देखने पर प्याज की पत्ती यानी नली के आकार जैसी हल्की रंग लिए दिखाई पड़ती है। उसके ऊपर छोटी पत्ती दिखाई देती है। ग्रसित कल्ले पूर्ण रूप से सूख जाते हैं। पिछात रोपाई तथा बदली एवं वर्षा की स्थिति में एवं अधिक कल्लों वाले किस्मों में गॉल मिर्च का प्रकोप ज्यादा होता है। यह कीट 14 से 20 दिन तक मैगेट अवस्था में रहकर प्यूपा अवस्था में चला जाता है। पूरे फसल अवधि में 5 से 8 चक्र विकसित होता है और पूरा जीवन चक्र 25 से 38 दिन रहता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अधिक उत्पादन हेतु टिश्यू कल्चर पौधे से केले की रोपाई पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में केले की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और ये समय केले के नए बाग स्थापन के लिए उत्तम वक्त है। अतः केले के बाग से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कैसे करें केले की रोपाई, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं उद्यानिकी विभाग जिला कटिहार के सहायक निदेशक राकेश कुमार। कटिहार जिला जो है केला के लिए जो है प्रसिद्ध है। केला खेती यहाँ मुख्य जो है किसानों का पेशा है और विगत वर्षों में जो है टिश्यू कल्चर केला की प्रजाति G9 के रूप में जो पौधा सामग्री है राज्य स्तर से जो है मुहैया कराया जा रहा है किसानों को मुफ्त में। इसकी खेती प्रारंभ करने के पहले जो है हम लोग गड्ढे की तैयारी करते हैं। जो गड्ढे की तैयारी का मुख्य हमारा जो समय होता है वह मई माह में ही प्रारंभ हम लोग कर देते हैं, क्योंकि उस समय सूरज की जो तपती किरणें हैं उससे जो है हमारा मिट्टी में जो कीड़े हैं या फिर जो रोग व्याधि के कारण हैं वो सभी जो है नष्ट हो जाते हैं। और उस समय जब हम गड्ढे की तैयारी करते हैं तो ऊपर वाली आधी मिट्टी को एक तरफ और दूसरे नीचे जो है आधी मिट्टी को उसको एक तरफ कर देते हैं और 15 दिन लगभग उसको छोड़ देते हैं। और फिर हम लोग उसमें संचित मात्रा में जो खाद उर्वरक की ज़रूरत होती है NPK वह और कंपोस्ट यह डाल के गड्ढे को भर देते हैं। और गड्ढे जब हम भरते हैं तो उसकी हाइट जो है थोड़ी ऊंची रखते हैं ताकि जो वर्षा के मौसम में हमारा जो गड्ढा है वह लेवल में आ जाता है।
इसकी पौधरोपण सामग्री जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसका खेत में जो है हम लोग जुलाई से लेके सितंबर माह तक जो है इसको लगा सकते हैं। यह रोपनी करते समय हम लोग ध्यान देते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वह 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर जो है होना चाहिए, अर्थात 1 हेक्टेयर में लगभग 3086 पौधे जो है लगते हैं। और उसके बाद फिर जो है हम लोग उसको वर्षा का मौसम में चूँकि लगता है तो उस समय मौसम के हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता को देख लेते हैं। तो उस समय मिट्टी को हम लोग देखते हुए आवश्यकता अनुसार 7 दिन अथवा 15 दिन के अंतराल पे जो है सिंचाई करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब हम लोग पौधे को लगाते हैं उस समय गड्ढे में ट्राइकोडर्मा जो है 10 ग्राम प्रति पौधा जो है डाल देते हैं। साथ ही जो है हम थीमेट भी जो है वो डालते हैं ताकि जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े यदि रह जाते हैं तो वो जो है मर जाएंगे। और ट्राइकोडर्मा हम लोग इसलिए डाल देते हैं कि जो कुछ फंगल डिजीज़ है या फिर जैसे पनामा विल्ट रोग की संभावना होती है तो वहाँ पे एक जो है प्रिकॉशन के रूप में हम लोग लेते हैं, उससे उसका प्रकोप जो है काफ़ी कम हो जाता है। और फिर जब हम ये बगीचा लगा देते हैं तो फिर नियमित अंतराल पे जो है हम इसमें खरपतवार जो उगते हैं उसकी साफ सफाई रखते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो है पनामा विल्ट है, सिगाटोका डिजीज़ है, ये बीमारी जो है समय समय पे होती है। तो इसके लिए हम लोग कार्बेंडाजिम का जो है 2% का लगने के दूसरे, चौथे और छठे महीना पे छिड़काव करते रहते हैं। टिश्यू कल्चर स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जो है किसानों को लाभान्वित किया जाता है। इसमें 62,500 रुपया प्रति हेक्टेयर का जो है अनुदान है। यह 2 किस्तों में दिया जाता है। प्रथम वर्ष हम लोग किसानों को जो है पौधा सरकार के स्तर से मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं और जो है द्वितीय अगले साल जो है किसानों को देखभाल के लिए 25% जो है वो अनुदान की राशि किसानों को हम लोग अकाउंट पे चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं। और एक किसान अधिकतम जो है 1 हेक्टेयर का लाभ हम लोग दे रहे हैं। और इस तरह से जो है जिले के जो है सभी किसानों को लगभग लाभान्वित किया जा रहा है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है पलामू के आनंद कुमार ने। आपने ऑयस्टर मशरूम की उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। और रोजगार परख प्रशिक्षण में जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं यानी मशरूम उत्पादन। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आप अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ठंड के मौसम में अपने यहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर आप समझते हैं कि ये हमारी बेकार जमीन है, वहाँ पर सीधा एक झोंपड़पट्टी बना के, जो आप देख रहे हैं, एक झोंपड़पट्टी बनाकर वहाँ पर मशरूम का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मशरूम की जो प्रजाति है उसमें प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस सुजर काजू और प्लूरोटस फ्लैवलेटस, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको किसान बंधु प्राकृतिक परिस्थितियों में लगा सकते हैं। लगाने का तरीका, जो वेस्ट समझते हैं यानी भूसा ले सकते हैं। भूसा, क्योंकि जो मशरूम होता है ये एक कवक है, तो उसको हमें जो भूसा लेंगे आप, भूसा उसमें गेहूं का भूसा ले सकते हैं, धान का भूसा ले सकते हैं, सोयाबीन या सरसों की तूरी ले सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः हमारे पास में गेहूं का भूसा उपलब्ध होता है। किसी भी तरह का कंटेमिनेशन यदि प्रदूषण हमारे भूसा में होगा तो निश्चित रूप से जो मशरूम उगेगा वो भी हमारा प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए आप भूसे को उपचारित कर लेंगे। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं और दूसरा हम कुछ दवाइयां बताते हैं, इनके माध्यम से कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से उपचारित करने के लिए आप भूसा ले लें और भूसे के ऊपर गर्म पानी डाल दें। इससे उसमें जो भी उपस्थित बैक्टीरिया यानी जीवाणु होंगे वो सारे के सारे
खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो उपचार है उसमें आप दवाइयां लेंगे। 2 दवाइयां हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड है और दूसरी है बेविस्टिन। फॉर्मेल्डिहाइड की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल लीजिए और साथ ही 0.5 ग्राम बेविस्टिन प्रति 10 लीटर पानी। इन दोनों दवाओं को घोलकर आप घोल बना लें पानी का और उसी में आप अपना भूसा डाल दें। इसको रात भर आप पड़ा रहने दें। तत्पश्चात उस भूसे को ऐसे स्थान पर निकालना है कि जो स्टेरिलाइज हो, निर्जमीकृत हो, यानी उस स्थान को भी आप फॉर्मेल्डिहाइड से पूरी तरह से साफ कर लेंगे। जब आप उस भूसे को निकालेंगे अपने मुंह पर पट्टी बांध लेंगे। तत्पश्चात जो हमने प्रजातियां बताई उनमें से जो भी आपके पास में है उनमें से कोई भी एक प्रजाति उसकी आप स्पॉनिंग करेंगे, यानी मिक्स करेंगे उसको। उसका भी 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो बोलते हैं मिक्स्ड स्पॉनिंग और दूसरी को बोलते हैं परत दर परत। तो मिक्स्ड स्पॉनिंग की जहां तक बात है तो आप 2% की दर से उसमें मिला सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे हम विधि अपना रहे हैं उसकी बात करते हैं कि परत दर परत, यानी जो आपकी 18 बाई 14 इंच की आपको पॉलीथीन लेनी होगी। उसमें आप जो आपका भूसा है उसको पानी निथर जाने दीजिए। पानी निथरने के पश्चात आप उसमें भूसा डालिए और जो बीज आपके पास में, यानी स्पॉन जो आपके पास में है, उस स्पॉन की 20 से 25 ग्राम मात्रा एक परत में, और ये परत आपको 5 से 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक की लगानी है। तो इस प्रकार जो हमने आपको बताई पॉलीथीन, उसमें आपकी 3 से 4 परत आएंगी और एक बैग में आपका 100 से 150 ग्राम बीज लगेगा। तो इस प्रकार उसको भरकर किसान बंधु उसके पश्चात उसमें छिद्र कर देंगे, यानी जो अतिरिक्त पानी होगा वो आपका उन छिद्रों से निकलकर बाहर आ जाए। दूसरा काम जो करेंगे उसको बांधकर आप ऐसे स्थान पर रख दीजिए कि जो पहले से निर्जमीकृत हो। ऐसा करने के पश्चात आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद उसमें से कवक की माइसीलियम पूरी की पूरी निकलने लगेगी, यानी जो पॉलीथीन होगी आपकी वो पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, सफेद हो जाएगी। तुरंत आप उस पॉलीथीन को, जैसा हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, उस तरह के आप हैंगिंग बम्बू, यानी इस तरह के लटकाने वाले बांस बना लेंगे और उस पर लटका के आप छोड़ दीजिए। लटका के छोड़ने के पश्चात आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में उसमें से मशरूम निकलने लगती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल के विभिन्न हानिकारक कीट और रोगों के नियंत्रण पर विशेष जानकारी भाग 3। आंवला के फलों की गुणवत्ता और अधिक उपज के लिए बाग में प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।